तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे थे एंड हम आ गए हैं फिर से वही जो हम प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे। तो 24 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था एसएससी सीजीएल का, 24 तारीख को तो उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसको हम लेकर आए हैं। कल की क्लास में मैंने आपको 21 तारीख की लास्ट शिफ्ट बताई थी। फिर 24 तारीख को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पूरे 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर आ जाइए। देखिए यहाँ पर अवर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये थॉट तो हमने सभी ने सुना है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल सही बात है कि हम जो करते हैं ना, जो हम बोलते हैं ना, उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे एक्शन होते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप जो कर रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिजल्ट क्या है। आपके रिजल्ट में ज़्यादा आवाज़ होती है एज़ कम्पेयर टू योर एक्शन, और आपके एक्शन में ज़्यादा आवाज़ होती है एज़ कम्पेयर टू योर वर्ड्स। तो आपको बोलने से ज़्यादा करने पर फोकस करना है और करने से ज़्यादा रिजल्ट पर फोकस करना है। क्यों? रिजल्ट पर ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट का सोचकर पढ़ाई नहीं करना है। मतलब ये है कि आप कितनी ही मेहनत कर लें, कितनी ही मेहनत कर लें, आप सक्सेसफुल तभी माने जाएंगे जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने मेहनत नहीं करी। तो हमारे हाथ में है मेहनत, आपको मेहनत करना है। लेकिन मेहनत करोगे ना तो भाई रिजल्ट जब आएगा ना तभी आपको दुनिया पहचानेगी। यदि आप अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी आपको सब पहचाने और सभी आपकी अभी आपके बारे में बोलें या तारीफ़ करें, आपको समझें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप अपने कर्म, अपना जो आप आज काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें। ठीक है, और उससे जो आपके एक्शन होंगे, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उस पर ही फोकस करें। जो भी आप आज एक्शन ले रहे हैं ना उसी का रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो हमारे जो एक्शन है वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए हम समय बिना वेस्ट किए हुए चलते हैं और आज हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्क्रीन पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये। देखो ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसको करने के दो तरीके मैं बता देता हूँ। पहले तो एक बेसिक बता देता हूँ कि इसको पूरा प्रॉपर कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है। तो उसको ही हम ध्यान में रखते हुए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू माइनस आर, ये ए प्लस बी हो गया। और ए माइनस बी क्या हो जाएगा? पी माइनस क्यू प्लस आर। और अपॉन में फिर वही कहानी ये वाले की, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी मतलब पी प्लस आर प्लस क्यू, और फिर ए माइनस बी पी प्लस आर माइनस क्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही कहानी, q प्लस पी माइनस आर मतलब ए प्लस बी करा पहले मैंने, फिर ए माइनस बी क्या हो जाएगा? q माइनस पी प्लस आर। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी मतलब p प्लस क्यू प्लस आर, और फिर माइनस का आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस आर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए अगला, a प्लस बी प्लस सी, ये माइनस का चल रहा था इसलिए हमने यही लिखा। फिर a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? r माइनस पी प्लस क्यू, और अपॉन में फिर वही प्रोसेस रिपीट होगी, a प्लस बी प्लस सी, तो मतलब ये पी क्यू आर है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उससे, q प्लस आर माइनस पी। अब देखिए q प्लस आर माइनस पी तो ये कट गया। ठीक है, p प्लस क्यू माइनस आर ये कट गया, p प्लस क्यू माइनस आर कट गया, p प्लस आर माइनस क्यू, p प्लस आर माइनस क्यू ये कट गया। अब क्या बचा है? हम अगर एलसीएम लेंगे ना तो नीचे आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर, और ऊपर क्या बच रहा है? p प्लस क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस पी प्लस आर, फिर यहाँ से क्या बच रहा है? प्लस आर प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, देखिए ये एक p से एक p उड़ गया, एक q से एक q उड़ गया, एक r से एक r उड़ गया, क्या बचा? p प्लस क्यू प्लस आर। तो ये ऊपर नीचे सेम है तो 1 आ जाएगा डिवाइड होकर। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं ये बोलता हूँ, जब भी पावर होमोजीनियस हो, होमोजीनियस पावर का मतलब होता है कि पावर सेम हो। देखो यहाँ भी पावर दो दो है, नीचे भी पावर दो दो चल रही है, इसी प्रकार से सभी जगह हो रहा है पावर दो दो दो, तो इनको हम बोलते हैं होमोजीनियस पावर। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस पावर। तो जब भी होमोजीनियस पावर हो तो आपको वैल्यू पुट करना है। हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। अब वैल्यू पुटिंग सर क्या करेंगे? तो वैल्यू पुटिंग में सबसे ईजी तरीका मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर सर हम बोल दें कि P बराबर Q बराबर R है, तीनों बराबर है। ठीक है, तो तीनों को बराबर पुट करते मैं बोलता हूँ कि क्यू आर दोनों को भी पी रख देते हैं, तीनों बराबर ही हैं। तो सर क्या होगा यहाँ पर? देखो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मैं बोलता हूँ ये पी है ये भी पी है, तो पी में पी गया जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए पुट कर देते हैं हम सभी को पी, मतलब हम क्यू आर को भी पी ही पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो गया तो इसलिए इसको लिख नहीं रहा हूँ। नीचे क्या हो जाएगा? पी प्लस पी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा?
p प्लस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए p और ये भी p हो जाएगा तो कट गया, कोई मतलब नहीं है। तो ऊपर क्या बचा, q की जगह p ही लिख देंगे, p स्क्वायर, और अपान में क्या बचेगा 4p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और सेम यहाँ पर भी यही कहानी बनेगी, 4p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर कॉमन लेकर कट जाएगा तो 1 अपॉन क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3/3 और इसको हम बोलते हैं 1। तो ये मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगा था करने का, ठीक है। आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं आप। देखिए एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर 15% की छूट देता है, ये वही सक्सेस है। पहले 20% बढ़ा रहा है सर और फिर 15% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर प्लस और इन दोनों का इंटू होकर आएगा तो ये माइनस का ही आ जाएगा, तो 15 × 20 अपॉन में 100, तो कितना आ जाएगा प्लस का 2% आ जाएगा। तो 2% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखें, ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन एक ने डाउट में भेजा था मेरे पास। 1 मीटर लंबा पाइप बनाया गया जिसका आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है। ये देखिए ये लाइन, 1 मीटर पाइप है। अब पाइप बनाते देखें पाइप कैसा होता है। ये एक पाइप बना रहा हूँ, ध्यान से देखें, ठीक है। और ये बना पाइप, मान लेते हैं यही 1 मीटर है, ये 1 मीटर पाइप बन गया भैया। अब ये थोड़ा सा मोटा है, ये इस तरीके से मोटा है, इसमें थिकनेस है। चलिए ये थिकनेस हमने बना दी, ये थिकनेस बना दी हमने। ये थिकनेस बना दी हमने। अब देखिए ये थिकनेस, उसके बाद इसकी जो हाइट बोल रहा है वो बोल रहा है 1 मीटर लंबा पाइप है, तो ये लंबाई इसकी यही होगी ना, 1 मीटर लंबा ये पाइप है, ठीक है। वो बोल रहा है कि इसकी जो इनर डायामीटर है वो आउटर रेडियस के बराबर है। इनर डायामीटर इज इक्वल टू आउटर रेडियस। इनर डायामीटर मान लेते हैं सर, ये पूरी इनर डायामीटर है, ये d है, और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r है, स्मॉल r, ठीक है। और आउटर रेडियस हम मान लेते हैं सर, आउटर रेडियस जो है वो यहाँ से यहाँ तक की आउटर रेडियस पूरी हम मान लेते हैं कैपिटल R है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि इनर डायामीटर, तो हमने बोला था d बराबर है आउटर रेडियस के, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, 2r होगा, स्मॉल वाली रेडियस। तो ये रिलेशन आ गया इनमें। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि इतनी समझ में आई होगी। उसमें बोला कि हाउ मच मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक दी पाइप इफ़ इट होल्ड इतना क्यूबिक मीटर वाटर। देखो भैया, अगर इसके अंदर मैं पानी डालूंगा, इस पाइप में पानी डालूंगा, तो वो पानी अंदर साइड ही तो आएगा ना, तो अंदर साइड आएगा तो उसमें अंदर वाली रेडियस ही मैटर करेगी। तो यहाँ पर पानी कितना है वो पहले निकाल लेते हैं। तो पहले तो ये पाइप का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सिलेंडर शेप का है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई r² और h, ठीक है। और यही दिया हुआ कितना है, 88/7 दिया हुआ है। अच्छा पाई तो ठीक है, पाई है सर, r² भी रहने दो, h कितना है 1 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 88/7। पाई की जगह मैं 22/7 लिख दूँ, ये गया, तो ये 22 4 जा कट गया, तो यहाँ से r कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा r यदि 2 आ गया तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर कैपिटल R कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है हाउ मच मटेरियल, कितना मटेरियल लग रहा है। तो इसका मटेरियल निकालने का क्या तरीका है सर, कि बाहर वाले का पूरा निकालो वॉल्यूम, उसमें से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो ये जो मटेरियल दिख रहा है रेड रेड ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल निकालना सर, बाहर वाले का वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो पहले तो पाई कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचा r² माइनस r², ठीक है। तो 22/7, हाइट तो 1 है, कोई मतलब ही नहीं है लिखने से। r² मतलब कैपिटल R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 - 4, तो कितना हो जाएगा 12/7, तो 24 4 6 2/7, 7 3 = 21, कितना बचा 5, 7 7 = 49, कितना बचा 5, 7 7 = 49, 37.7 इसका आंसर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आपको। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है नहीं, लेकिन प्रोसेस ज़्यादा है इसमें थोड़ी सी बस। अब देखिए एक नाव 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है। ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक अप स्ट्रीम की बात चल रही है और एक डाउन स्ट्रीम की बात चल रही है। 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, मतलब क्या कि सर 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, और फिर वही वो बोल रहा बैक आ रही है वही 120 किलोमीटर, कितनी देर में 30 घंटे में, 30 घंटे में आ रहा है, ठीक है भैया।
उसके बाद बोल रहा है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहे हैं, नहीं 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहे हैं और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं और इसमें उनको 7 घंटे का समय लग रहा है। तो ये इक्वेशन बन रही है कि हम इसको सेम बनाते हैं। मैं बोलता हूँ इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर कितना बचेगा 45 अप स्ट्रीम में, 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, ये अप स्ट्रीम का आ गया। कितनी देर में, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 9 घंटे का डिफरेंस है। तो सर यहाँ पर 1 घंटे में कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो सर अप स्ट्रीम स्पीड यहाँ पर डायरेक्ट आ गई कितनी 5 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई क्या समझ में। अब देखिए, अब अप स्ट्रीम तो आगे डाउन स्ट्रीम निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकालेंगे सर। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी कि वो 120 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम स्पीड से और वही 120 किलोमीटर आ रही है डाउन स्ट्रीम स्पीड से और इसमें उसको 30 घंटे का समय लग रहा है। बस ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5 यहाँ पर पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 120 अपॉन में d इज इक्वल टू 30, तो आ जाएगा 6। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, ये डाउन स्ट्रीम आ जाएगी। उसने बोला है कि हाउ मच डिस्टेंस विल बोट कवर इन 16 आवर इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहले तो स्टिल वाटर में यदि बोट की स्पीड निकालना हो तो स्पीड क्या होगी सर, स्पीड जो होती है बोट की वो x होती है और दोनों को जोड़कर आधा कर दिया जाता है, वही हमारी बोट की स्पीड होती है। तो 25 अपॉन में 2 किलोमीटर पर आवर ये बोट की स्पीड आ गई। वो बोल रहा है कितनी देर में 16 घंटे में, तो 25 अपॉन 2 की स्पीड से 16 घंटे में कितना चलेंगी, तो सर ये चलेगी 200 किलोमीटर। यही हमारा आंसर था। इसको टफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना इस तरीके से करें आप सॉल्व। इस क्वेश्चन को डबल देखें आप, अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखें। ठीक है, द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ये दिया हुआ भैया, रेशियो दिया हुआ है तो हम मान लेते 3x और 2x है। ठीक है, वो बोल रहा है एरिया यदि 150 है। अच्छा, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, देखिए 3x इंटू 2x करूँगा ना मैं, तो कितना आ जाएगा 6 और x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम रेशियो को ही मान लेते हैं साइड और हम 3 इंटू 2 कर देते हैं 6 आता है, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं आ पाता। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, यदि मैं 3:2 को जोड़ता ना तो आप करते 5 ही आता, और अगर इसको आप x मानकर करते तब भी 5x ही आता। तो सर ये x सिंगल आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पर ये वेरिएबल में भी स्क्वायर लग जाता है, पावर आ जाती है। तो मल्टीप्लाई के टाइम पर आप वेरिएबल को जरूर मान ले, और नहीं मान सकते तो मन में ये चीज़ रखें कि बाद में आपको अंडर रूट करना ही है। ठीक है, तो 6x स्क्वायर आया इसका एरिया, और यहाँ पर कितना बोल रहा है 150, 6 2 12, 6 5 30, तो x कितना आ गया 5 आ गया। उसने हमसे बोला कि पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो कितनी हो जाएगी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5x, तो 2 इंटू 5 ये आ जाएगी 50। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आया होगा समझ में। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, वैल्यू पुट करना है, इसमें कुछ नहीं है। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 3/2, परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, तो सर बेस का स्क्वायर 9 + 4, तो ये हो जाएगा √13। ऐसे निकालते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आ गया √13। चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पर √13 इंटू में साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज PBP HHB। परपेंडिकुलर कितना है, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर है 2 और अपॉन में √13 -3 इंटू में टेन थीटा कितना है, तो टेन थीटा कॉट का अपोजिट होगा 2/3 अपॉन में 3 इंटू 2/3 प्लस √13 इंटू 3 अपॉन में √13। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये कट गए, काटा और पीटी मचाओ। चलिए, तो क्या आ जाएगा 2 - 2, देखो ऊपर ही 2 - 2 आ गया 0, तो भैया नीचे कुछ भी हो कोई मैटर नहीं आता है ना, 0 ही आंसर आ जाएगा, इन्फिनिटी नहीं बनेगा। जब नीचे 0 आता है तब इन्फिनिटी बनता है, लेकिन ऊपर 0 है तो वो आंसर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज C and D। C और E में एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, तो देखिए 20 और 26, तो टोटल कितना 46% गर्ल्स है सर 2 कॉलेज में। ठीक है, लेकिन हमको इनका एवरेज निकालना, मतलब कितना दोनों का, तो सर 23% निकालना है। किसका 2500 का, 2500 का 23% निकालना है। परसेंट हटा के नीचे 100, तो 0 से 2 0 कटा, 75 और 500, तो 575 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ईजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे इस शिफ्ट में। इसकी वैल्यू निकालना भैया, ध्यान से सुनिएगा। cos A + B का फॉर्मूला होता है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो आपको दिख गया होगा फॉर्मूला, तो सर यहाँ पर हो जाएगा 2 + cos A + B, मतलब 49 + 41, तो कितना हो जाएगा 2 + cos 90, और cos 90 0 होता है, तो आंसर कितना आ गया 2। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ड्यूरिंग स्कूल एक्सकर्जन ईच स्टूडेंट ऑफ जूनियर स्कूल वॉज चार्ज 325 and each student of senior school was charged 400. If there are 80 students in junior school, combined average amount per student is 352. ये तो एवरेज उससे ही होगा अपना मिक्सर एंड एलिगेशन से, ठीक है। वो बोल रहा है एक स्कूल में जो जूनियर स्कूल है, जूनियर और सीनियर दो मान लेते हैं, ठीक है, इसमें 325 रुपये हर बच्चे से लिया जाता है। दूसरे बच्चे से पता है क्या ये, हाँ, दूसरे से 400 लिया जाता है, और इस तरीके से टोटल जो एवरेज बनता है वो 352 बनता है, 352 बनता है, ठीक है। एक सेकंड, इतना ही दिया है ना। ड्यूरिंग जूनियर स्कूल वॉज चार्ज 325 एंड ईच ऑफ द सीनियर स्कूल वॉज चार्ज 400, ठीक है। इफ़ देयर आर 80 स्टूडेंट इन द जूनियर स्कूल, जूनियर में 80 स्टूडेंट हैं, हाँ ठीक है, जूनियर में यदि 80 स्टूडेंट हैं, यहाँ पर जूनियर में 80 स्टूडेंट्स हैं क्योंकि इनका ही तो रेशियो बनता है यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये कितना है डिफरेंस, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये 48 आ रहा है, और यहाँ पर ये कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 27 आ रहा है। यदि मैं इनका रेशियो ले लूँ तो रेशियो तो आ नहीं रहा है इधर, 3 1 जा 3 6 जा 3 9 जा 20, 16 और 9, तो ये कहीं ना कहीं 5 गुना है, तो यहाँ पर भी ये 5 गुना हो जाएगा। तो सर यहाँ पर भी कितने होंगे, 9 5 जा 45, तो 45 स्टूडेंट यहाँ पर होंगे। तो इसका बेस्ट तरीका यही था एलिगेशन से, इसके अलावा भी अपन दूसरा तरीका कर सकते थे, लेकिन ये ईजी है। अ थीफ इज नोटिस बाय पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। एक थीफ को नोटिस किया जाता है 500 मीटर की दूरी से चोर के द्वारा। थीफ स्टार्ट रनिंग एंड पुलिसमैन चेसेस हिम, दोनों एक दूसरे के ओर भागना शुरू करते हैं। भैया यहाँ पर ये खड़ा हुआ चोर जो कि कितनी स्पीड से भाग रहा है, थीफ 17 की स्पीड से भाग रहा है, तो पुलिस भाग रही है 20 की स्पीड से। तो 8 मिनट के बाद इनके बीच की इतनी दूरी होगी, ये बोल रहा है। एक बात बताओ, यहाँ पर इनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, देखो सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड इनका डिफरेंस हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसकी स्पीड से यदि ये 8 मिनट तक भागें, और मिनट हटाकर यदि मैं 60 का डिवाइड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 अपॉन में 320, 8 अपॉन में 20, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ 2 अपॉन में 5, 2/5 क्या, 2/5 क्या, किलोमीटर, 2/5 किलोमीटर ये चले जाएंगे कितनी देर में, 8 मिनट में। और 2/5 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, यदि मैं इसको मीटर में ले आऊँ तो 2/5 में अपन 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 10 0 0, तो ये हो जाएगा 400 मीटर। तो ये 400 मीटर चल देगा। उसने क्या पूछा है कि उनके बीच की दूरी कितनी होगी 8 मिनट के बाद, तो सर 8 मिनट के बाद कितनी दूरी होगी, 400 चल चुके हैं ना, तो 100 मीटर की दूरी बची होगी, 400 चल चुके हैं तो 100 मीटर बचा होगा, तो 100 मीटर ही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, भैया देखिए एक कॉर्ड है, उसकी डिस्टेंस सेंटर से 21 सेंटीमीटर है, और वो कॉर्ड जो है वो 40 सेंटीमीटर की है, 40 की पूरी है सर, ये 40 की पूरी है, तो ये 20 रही होगी आधी में, तो ये क्या होगी, ये रेडियस ही तो बनेगी ना, तो हमको रेडियस ही तो पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, ये ट्राइंगल ही तो फॉर्म हो रहा है ना, ये 21 का, ये 20 का, तो 20 21 और 29 एक ट्रिपलेट होता है, 20 21 29, ठीक है, तो 29 इसका आंसर आ जाएगा। वो नहीं आता है तो सर हाइपोटेनस निकालने का तरीका क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 841, हाइपोटेनस का स्क्वायर 841, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 29, ठीक है। चलिए तो ये आ गया आपका, ट्रिपलेट से ही आता है, ये याद होना चाहिए इतना ट्रिपलेट। PQR किसी काम को 10 15 और 20 दिन में कंप्लीट करते हैं इज्जत के साथ रिस्पेक्टिवली, तो वो दोनों तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, XYZ अपॉन में XY प्लस YZ प्लस ZX, ये फॉर्मूला गांठ बांध लें, हर बार बताता हूँ मैं। तो 10 15 इंटू में 20 अपॉन में 10 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 20 प्लस 20 इंटू में 10, तो सर ये ऊपर तो ठीक है 10 15 और 20 ही रहने दो, काटेंगे क्योंकि 150 300 450 और 200 650, 650 आ गया क्या, चलिए ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 3 जा 15, 3 2 6, 60 अपॉन में 13 आ गया, कितना जाएगा 13 4 जा 52 और 8, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये इजी शिफ्ट है आई थिंक। अंकिता ने एक घड़ी को 5% लॉस पर बेचा, सर ये घड़ी का रेट होगा, उसने 5% कमी पर बेचा, पहले तो मतलब कितने में बेचा, 95% में बेचा,
वो बोल रही यदि वो 300 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसको 5% का गेन होता है, 5% का गेन होता है। बोल रहा यदि वो 300 रुपये ज़्यादा में बेचती, तो 300 रुपये ज़्यादा में बेचती तो 5% का गेन होता, तो मतलब 105% में बेचती। तो सर यहाँ पर कितना बढ़ा दिया, परसेंटेज में 10% बढ़ाया। देखो 5% का लॉस 5% के फायदे में बदल गया, 10% हो गया। 10% की वैल्यू 300, तो हमको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच। तो सेलिंग प्राइस ये थी ना, इतने में बेच रहा था ना, तो 95% निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 95 इंटू 300/10, ये कट गया तो 285 और 0 2850 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ से ये देखें भैया, एक एलजेब्रा का एक रूल होता है, एलजेब्रा का एक रूल होता है, एलजेब्रा का एक रूल होता है, एलजेब्रा नहीं, सर्ट्स एंड इंडिसेस का, कि यदि मैंने लिखा मान लो फॉर एग्जांपल a की पावर x प्लस वाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर x इंटू में a की पावर y। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4a इंटू में 4 की पावर 4 माइनस 5 इंटू में 4a इंटू 4 की पावर 2 इंटू मतलब ऐसा। नीचे क्या चल रहा है, 15 इंटू 4a माइनस 2 स्क्वायर इंटू 4a। अच्छा 4a यदि मैं चारों में से कॉमन ले लूँ तो ये कट जाएगा, देखिए गया 4a। अब बचा क्या, 4 की पावर 4 में से 4 की पावर 2 माइनस करना है, 4 की पावर 4। एक काम करते हैं, 4 की पावर 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, 4 की पावर 4, 4 की पावर 2 माइनस में 1 अपॉन में क्या बचा 15 माइनस 2 2 जा 4, तो कितना बचा 11। एक सेकेंड, हाँ ये 5 चल रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का इसको 16 इंटू 11 अपॉन में 11, ये कट गया तो 16 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये थोड़ा सा देखकर ऐसा अजीब सा लग रहा है, पर है नहीं अजीब सा क्वेश्चन। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 37 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 16 से, कितने बार में 16 6 96, कितना बचा 14, 16 9 ज़ा 144 होता है। ठीक है, 69 इंटू 3 आ गया इधर। अब इधर क्या बच रहा है देखिए, 32 इंटू 5 तो 160 कर ही देंगे पहले ही, प्लस m माइनस, अब यहाँ देख लेते हैं, ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 890 जा कट जाएगा पूरा, और ये कितने बार में करेगा, 15 6 ज़ा 90 और 15 1 ज़ा, तो 151 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 150 316 300 कितना हो रहा है 310 311 हो जाएगा, माइनस 3 6 18 3 9 27 180 और 27 207 इक्वल टू m आ जाएगा। तो 93 94 और 10 104 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 104 आ जाएगा। और मेरे ख्याल से तो यहाँ पर देखिए सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट है, जब भी यूनिट डिजिट डिफरेंट होता ना तो हमको सॉल्व करना ही नहीं है। सर एक है, एक में से 7 जाएगा, मतलब 11 में से 7 गया, 4 ही बचेगा, सॉल्व करना ही नहीं था, कहीं से कहीं तक नहीं सॉल्व करना था। ठीक है, देखें P टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज Q, P जो है टाइम की बात चल रही है, P Q से ट्वाइस ज़्यादा समय लेता है, और P जो है और करके लिखा, देखो और P टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज R, इसका R से भी रिलेशन बताया, 3 टाइम्स एज R। ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू आर क्या आ जाएगा, तो सर हमको देखो पी पी बराबर बनाना है, तो यहाँ पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6 3 1 जा 3 2 3 जा ये 2 3 जा 6 तो आ गया, 2 1 जा 2 ये आ गया। लेकिन ये किसका रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है, हमको एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा, क्षमता। तो क्षमता का रेशियो क्या आ जाएगा, इनका अपोजिट, तो अपोजिट करने का मतलब क्या है 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2, और इसमें इनका एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं इनको इक्वल करने के लिए। ठीक है, इतना बेसिक तो पता होगा रेशियो का आप लोगों को, है ना, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। 6 3 जा 18 3 6 जा 18 और 2 9 जा 18, 6 3 जा 18 और 3 6 जा 18, यही आ रहा है ना, हाँ 1 2 3, तो ये तो कट रहा है, आंसर ऐसा कटते हुए आ रहा है, फिर क्या मतलब है इसका, 6 3 2 6 3 जा 18 3 9 जा 3 6 जा 18 और ठीक है, तो कट रहा है तो कटने दो। अब उसमें क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल इट क्यू टू कंप्लीट द टास्क, क्यू कितने समय में टास्क को कंप्लीट कर देगा,
तो देखिए भैया वो बोल रहा है यदि तीनों मिलकर 2 दिन में कंप्लीट करते, तीनों मिलकर कितना, 6 3 9 और 9 18, तो 18 की क्षमता से ये 2 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो बोल रहा है क्यू अकेला काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो क्यू की क्षमता कितना है 6, तो 2 तिया 6, 3 6 18, 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो यही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज इतना, फाइंड सर्कम रेडियस। भैया हर साइड की ट्राइंगल की हर साइड अगर बराबर है तो उसको कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सर्कम रेडियस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर्कम रेडियस निकालने का, सर्कम रेडियस निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a/√3, a/√3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, 1 सेकेंड। चलिए तो देखिए फिर, तो सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है a/√3, तो ये कितना हो जाएगा 12/√3, तो कितना कर देंगे हम इसको 3 × 4/√3, ये √3 से कट जाएगा कितने बार में, √3 बार में, तो 4√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये दिया हुआ है अगला क्वेश्चन 22 माइनस में 9 माइनस में, देखिए हम इसको यहीं से सॉल्व करते हैं, पहले देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 6 + 3 9, 9 जब इसमें से 6 में से जाएगा तो -3, और फिर ये कितना हो जाएगा 6, तो ये पूरा 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 3 = 9, 22 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, गलत आ रहा है ये तो, फिर से देख लो भाई, फ्लो में गलत हो रहा है, फिर से देख लो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 10 में से पहले तो 4 गया तो कितना बचेगा 6, 6 और 3 9, 6 में से 9 गया तो कितना जाएगा -3, ये +3 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 = 12, 2 6 = 12, और 6 3 = 18, तो 22 - 18 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इजी ही क्वेश्चन था। अब पुलिसमैन चेसेस अ थीफ, स्पीड दी हुई है दोनों की, आफ्टर 10 मिनट, भैया पुलिसमैन जो है ना वो 10 मिनट बाद भागना शुरू करता है, तो द डिस्टेंस ही विल कैच द थीफ, तो कितनी डिस्टेंस पर ये कैच कर लेगा। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि पुलिसमैन 10 मिनट लेट है, तो 10 मिनट में चोर पहले भागना शुरू कर दिया, तो चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 10 मिनट में, यदि मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो इतने किलोमीटर भाग लेगा, क्या 10 मिनट में यदि मैं इस स्पीड से जाऊं तो इतने किलोमीटर भाग लेगा। तो हम देखते हैं इसको कितना आ रहा है आंसर, 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो 4/3 किलोमीटर ये भाग लेगा, 4/3 किलोमीटर ये भाग लेगा। एट वॉट डिस्टेंस ही विल कैच द थीफ, तो कितने डिस्टेंस पर ये थीफ को पकड़ लेगा। देखिए भैया ध्यान से बात सुनिएगा, 4/3 किलोमीटर तो हो गया, इतना डिस्टेंस ये चल देंगे। अब ये जब दोनों चलेंगे ना, ये इतनी दूरी तो हो गई, अब थीफ तो भाग ही रहा है, लेकिन पुलिस वाले ने भी अब भागना शुरू कर दिया। पुलिस वाले का टारगेट ये है कि उसको इतनी डिस्टेंस कवर करना है, तो भैया ये दोनों जब भाग रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो वहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करेगी, और रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, दोनों की स्पीड को जोड़ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो अब माइनस होती है, तो वो कितनी आ जाएगी 2 km/h, है ना, 8 और 6। तो सर इस स्पीड से यदि मैं 4/3 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करूँ तो मुझे कितना समय लगेगा, तो 4/3 डिवाइडेड में आ जाएगा 2, तो वो कितना हो जाएगा 2/3r, इतने घंटे का मुझे समय लगेगा, इतने घंटे में मैं पकड़ लूँगा। अच्छा इतने ही घंटे कौन भी चलेगा, चोर भी चलेगा, इतने घंटे पुलिस भी चलेगी। तो यहाँ पर पूछा है कि ही विल कैच द थीफ, तो कितना डिस्टेंस चलकर पुलिस वाला पकड़ेगा। तो भैया पुलिस वाला 2/3 घंटे चल रहा है, और किस स्पीड से चल रहा है, 6 की स्पीड से चल रहा है। तो आप देख लो 6 की स्पीड से चल रहा है तो कितना चलेगा, 4 किलोमीटर चल देगा, तो 4 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें इसका मतलब, इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 1/2, अलजेब्रा में मैं पढ़ाता हूँ, a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या है ना, वैल्यू पुट हम कर सकते हैं, वैल्यू पुट डायरेक्ट करेंगे, इतनी बड़ी वैल्यूज पुट ही नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आंसर देखिए ना, आंसर डिपेंड कर रहा है किस पर, इनके डिफरेंस पर, और देखिए इनका डिफरेंस सब जगह सेम है, तो आप ऐसी कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, जितना डिफरेंस यहाँ पर है उतना ही डिफरेंस अगर उसमें भी है तो वही वैल्यू से ये सब जगह सही होगा। मतलब देखो यहाँ पर 1 1 का डिफरेंस है, मैं इनको 1 2 3 भी मान लूंगा तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, मैं दोनों से करके बताता हूँ। पहले तो हम ये जो वैल्यू दी हुई है वही फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2, a - b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड,
ए माइनस बी, हाँ एक सेकंड यहाँ देखिए ना, ए माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बी माइनस सी भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और सी माइनस ए जो है ना वो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 5 6, तो 6 अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3। आंसर आ गया समझ में। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इसका आंसर इनकी पर्टिकुलर वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इनके डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है सर, हम क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, हम वैल्यू को 1 2 3 मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, सी है। अब पुट करो, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 2 जा 2, माइनस 2 3 जा 6 और माइनस 3, 6 3 9 10 11, 11 जब माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 आंसर है। देख लीजिए, आप ऐसी कोई भी दुनिया की वैल्यू मान सकते हैं, जब वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा अलजेब्रा में होता है, इन फ्यूचर में अलजेब्रा आपको पढ़ाऊंगा ना तो उसमें मैं समझाऊंगा, ठीक है भाई। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें भाई, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगले नोटिफिकेशन, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एनी 2 क्लासेस। कोई भी 2 क्लासेस जिनमें मैक्सिमम डिफरेंस है, तो सर मैक्सिमम डिफरेंस का मतलब होता है सबसे ज़्यादा 68 और सबसे कम 44, यही है पूरे उसमें। देख लो 44 ही सबसे कम है, सबसे ज़्यादा 68 है, तो इनमें डिफरेंस कितने का हो रहा है, तो सर हमने ध्यान से घूर के देखा तो 6 18 और 6 24 का डिफरेंस हो रहा है। ये किसका, इन एनी 2 क्लासेज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 7, क्लास 7 में नंबर ऑफ स्टूडेंट का कितना परसेंटेज है, ये निकालना है हमको। चलिए देखते हैं, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 7 जा 28, तो 600 अपॉन में आ जाएगा 17, 17 3 जा 51, 17 5 जा 85 पॉइंट समथिंग आ रहा है, एक ही तो आंसर देख रहा है 35 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अगला देखें, द रेट एट विच सम बिकम 4 टाइम्स, ऐसा कौन सा रेट है जिसमें जो है सम जो है वो 4 गुना, मतलब 1 है तो वो 4 गुना मतलब 4 हो जाएगा, कितने साल में, 12 साल में। तो सर एक बात बताइए, 12 साल में आपको 3 ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, क्योंकि ब्याज जो है वो हर एक साल में मिलने वाला होता है, 3/12, तो 3/12 ब्याज मिल रहा है कितने प्रिंसिपल पर, एक प्रिंसिपल है, वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 25% आंसर, ठीक है। तो इतने इजी क्वेश्चन इसने यहाँ पर पूछे हैं। देखिए इन जनवरी 2022, ये जनवरी है और ये फरवरी, इसका शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही करना था इसको भी। ये भी एक डाउट में भेजा था एक लड़के ने मेरे पास, EMI पे करते हैं जिसमें से 22% उसका EMI में चले जाता है, और जो बचा हुआ है ना सैलरी का वो 2 जगह जाता है। देखो 22% तो EMI पर जा रहा है, प्लस बचा हुआ 7:5 के अनुपात में, मतलब ये टोटल कितना हो गया 12, और यही 12 कितने के बराबर होगा, 78% के बराबर होगा ना, क्योंकि 22% यहाँ से 78%, ठीक है। तो 7:5 के अनुपात में ये शॉपिंग में खर्च कर देता है। वो बोल रहा है कि सी स्पेंड 18,200 ऑन क्लोथ्स, ये क्लोथ है भैया, 18,200 क्लोथ पर खर्च करता है। अब एक बात बताइए, पहले तो मैं ये पूरी सैलरी निकाल लेता हूँ कितनी है ना, तो ये सैलरी टोटल 100% है, और 100% जब ये निकल जाएगा तो वो बोल रहा है अगले महीने की सैलरी 16% बढ़ जाएगी, तो हमको 116% की वैल्यू निकालना है, ये है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, देखो भैया कहीं ना कहीं 18,200 5 के बराबर है रेशियो में, जिसके बराबर उसको नीचे, और निकालेंगे कितने को, हम 12 को निकाल देते हैं, तो ये टोटल ओवरऑल ये रेशियो आ गया, ये पूरा 12, और ये 12 पूरा कितने के बराबर है, 78 के बराबर है। हमको निकाल पूरा देते हैं हम 100%, तो हमने निकाल दिया 100 की वैल्यू, भैया यहाँ तक हमारी 100% की वैल्यू निकल गई। अब हमको इसको 16% बढ़ाना, तो हम इसको इसका 116% हटा कर नीचे 16 पर 116% निकाल देते हैं, बस क्या था दुनिया में, ये कट गया। फिर काट देते हैं, और कहाँ से कटेगा, 13 6 जा 78, 13 1 जा 13 4 जा 52 0 0, ठीक है, 5 20 जा तो आ जाता है 14 इंटू 240 इंटू 116, तो 116 0 जा 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना ही नहीं है यार, देखो ये 0 मैंने हटा कर लगा दिया, यूनिट डिजिट देखो 6 4 जा 24 का 4, फिर 4 4 जा 16 का 6, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, मतलब पहले 0 आ गया फिर 6 आएगा, 0 फिर 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना, तो सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। यूजिंग द आइडेंटिटी, ये 10 15 की वैल्यू, भैया 10 15 की वैल्यू निकालना है, आइडेंटिटी का यूज़ करना ही नहीं है यहाँ पर। 10 15 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि वो होती है 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 की वैल्यू कितनी 1.732, तो बच जाएगा 0.268, यही आपका आंसर है, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन पूछे शिफ्ट में। डी इज अ कॉर्ड, एक सर्कल में ही होगी ऑब्वियस बात है, डी ई एक कॉर्ड है,
मैंने बना दी डी और ई, एक कॉर्ड है। के डी ई सीकेंट है, के डी ई मतलब आगे बढ़ा दो, सीकेंट जो होता है ना वो छेदता हुआ चले जाता है, तो ये छेदक है के डी ई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, के एच एक टेंजेंट है, के एच टेंजेंट मतलब होता है कि बाहर से ही टच करेगा, तो के एच एक टेंजेंट हो गया। वो बोल रहा है के एच की वैल्यू निकालिए यदि के डी 9 दिया हुआ है और डी 7 दिया हुआ है। तो भैया टेंजेंट और सीकेंट में एक रिलेशन होता है, ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया सीकेंट पूरा, तो इनमें एक रिलेशन होता है, क्या वो होता है के डी इंटू में के ई इज इक्वल टू के एच का स्क्वायर। तो के डी कितना है 9 इंटू के ई कितना है, तो सर के ई पूरा 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 और इक्वल टू के एच का स्क्वायर। तो 16 नाम में 144, तो के एच कितना आ जाएगा 12, ये 12 आंसर आ गया। बस इतना ही क्वेश्चन थे भैया, इतने ही आपके क्वेश्चन थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके पूरे कवर हो गए होंगे, ठीक है। आई होप आपको इतनी पूरी क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगली शिफ्ट मतलब इसी शिफ्ट के अगली शिफ्ट इसी दिन के अगली शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जरूर आएँ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।